So let us begin with next question, question number 24. A force applied to a 50 kilogram box on a level floor. Level floor मतलब horizontal floor is just enough to start it moving. Just enough मतलब limiting friction का force है यहाँ पे. The coefficients of static and kinetic friction are respectively 0.5 and 0.3. If the same force continues to be applied to the box, it will have an acceleration of approximately. ये हमने कल ही सॉल्व किया था, सिर्फ वैल्यूज अलग थे. सेम क्वेश्चन था ना. क्वेश्चन नंबर 22, इफ यू रिमेम्बर, इट वाज द सेम क्वेश्चन. आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर आपने एक फोर्स लगा दिया विच इज जस्ट इनफ टू स्टार्ट इट मूविंग. मतलब यहाँ पे जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, दैट अप्लाइड फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो ये जो फोर्स है P, it is exactly equal to force of limiting friction FL. ये केस 1. तो यहां से आपको P इक्वल टू FL मिल जाएगा. FL इज, इफ यू रिमेम्बर, म्यू एल इंटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन आप सबको याद होगा ही, mg होता है. म्यू एल की वैल्यू 0.5 दी हुई है. स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो 0.5 और m की वैल्यू 50 है और g की वैल्यू 10 बोला है लेने के लिए. ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, यस. तो 0.5 into 10 is 5, 5 into 50 is 250. तो अप्लाइड फोर्स इज 250 न्यूटन. अब केस 2 में क्या बोला है कि द सेम फोर्स, यही इतना ही फोर्स है, इट इज नाउ कंटिन्यूअसली बीइंग अप्लाइड ऑन द बॉडी. अब बॉडी मूव होगा, जब बॉडी मूव होगा तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. व्हाट विल बी एक्सेलरेशन इन दिस केस? नेट फोर्स अपॉन मास. व्हाट इज नेट फोर्स? P minus Fk upon m. P की वैल्यू इज 250, Fk इज म्यू के आर, R मतलब mg अपॉन m. तो 250 माइनस म्यू के 0.3, मास इज 50, दिस इज 10 अपॉन मास इज 50 अगेन. 10 into 0.3, 3 है ना. 3 into 50, 150. 100 by 50 मतलब 2. तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन. A heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and table surface is 0.25, then the maximum fraction of length of the chain that can hang over one edge of the table is. ये क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लो. मैं आपको फुल फ्लैश मेथड बताऊंगा सॉल्व करने का, लेकिन वो कंप्लीट स्टेप्स करना ही नहीं है. तो आई आल्सो गिव यू ट्रिक. ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्टली कैसे आंसर आता है वो भी देखेंगे. तो पहले क्वेश्चन समझ लो. अ हेवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप. If the coefficient of friction between chain and table surface is 0.25, then the maximum fraction of length of the chain that can hang over one edge of the table is. तो क्वेश्चन में ऐसा है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर एक चेन है. There's a chain on this, तो ये चेन है, इमेजिन कर लेना दिस इज चेन. अब ऐसा है कि जो चेन है इसका एक पार्ट हैंगिंग है. वन पार्ट ऑफ द चेन हैंगिंग हियर, ऐसा सिचुएशन है. ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट. क्या बोला है आगे? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन. तो इमेजिन टोटल लेंथ ऑफ द चेन, इसको मैं कैपिटल एल मान लेता हूं. मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर. तो इस कैपिटल एल में से कितना फ्रैक्शन, टोटल लेंथ का कितना फ्रैक्शन, और परसेंटेज में दिया है आंसर. तो कितना फ्रैक्शन यू कैन हैंग ओवर सो दैट द चेन रिमेन्स एट रेस्ट. एक काम करेंगे, इसको मान लेंगे ये एक्स पार्ट है. तो ये कितना हो गया? एल माइनस एक्स. राइट, गुड. क्योंकि होगा क्या, अगर थोड़ा सा और फ्रैक्शन ऑफ चेन नीचे आ गया तो ये जो चेन का इतने पार्ट का जो वेट है, एक काम करता हूं, इसको एक नाम देता हूं, M1 बोल देते. चलो ठीक है, M1.
तो M1G क्या करेगा, ये जो वेट है क्या करेगा, ये पूरे चेन को नीचे ले लेगा। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम ऑल्सो। एक चेन लो, टेबल के एज पे रख दो, थोड़ा थोड़ा पार्ट चेन के नीचे लाते जाओ, जो पार्ट टेबल के ऊपर है वो मूव नहीं होगा, थोड़ा सा और पार्ट नीचे करो, एंड सडनली यू विल सी आफ्टर वन स्टेज पूरा का पूरा चेन नीचे आ जाएगा। राइट, उन्होंने बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन, मैक्सिमम कितना पार्ट चेन का हैंगिंग रह सकता है सो दैट द चेन डज नॉट फॉल डाउन, ऐसा उसका मतलब होता है। राइट, समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, तो ये जो चेन है इसमें टेंशन होगा ऊपर की तरफ, करेक्ट, क्योंकि चेन सेम है। यहाँ पे जो टेबल के ऊपर जो चेन का पार्ट है उसका मास M2 मान लो, करेक्ट। तो यहाँ पे टेंशन होगा T, क्योंकि टेंशन का प्रॉपर्टी क्या है, तुम जहां से देखते हो, नीचे से देख रहे हो तो ऊपर तुमको टेंशन नजर आएगा, ऊपर से देखो तो नीचे दिखेगा, यहां से देखोगे तो टेंशन विल अपीयर टू द लेफ्ट, यहां से देखोगे तो इट विल अपीयर टू द राइट। तो इन शॉर्ट काट साट के बेसिकली आइडिया ये है कि यहाँ पे टेंशन है और यहाँ पे भी टेंशन है। तो ये जो टेंशन है टू द राइट, इसे क्या करना चाहिए था, चेन को राइट में मूव करना चाहिए था, कर रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं, फ्रिक्शन, वेरी गुड। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस कर लिया, कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वेरी गुड। तो एज यू कैन सी हियर tension is M1G and here tension is FL. So from one end to M1G equal to FL. But what is FL? Mu L into normal reaction. What is normal reaction? M2G. Correct? पक्का? ओके, तो क्या आ गया, M1 इक्वल टू म्यू एल M2, इक्वेशन नंबर 3। म्यू एल की वैल्यू दी है क्या आपको 0.25, M1 M2 पता नहीं, और हमको M1 M2 फाइंड करना भी नहीं है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द चेन, मतलब L माइनस एक्स। तो व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस, डू यू रिमेम्बर हमने एक कहीं तो सिग्मा या लैम्डा ऐसा कुछ डिफाइन किया था, मास पर यूनिट लेंथ। तो व्हाट इज मास, सिग्मा इंटू लेंथ। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया मास का, सिग्मा इंटू लेंथ। अब चेन सेम है तो लीनियर मास डेंसिटी भी सेम है। जिनको लीनियर मास डेंसिटी पता ही नहीं उसको बता देता हूँ मैं। अगर मेरे पास एक चेन है, लेट अस से 10 किलोग्राम इज द वेट मास ऑफ चेन, और टोटल लेंथ 5 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना मास हो गया, टोटल मास 10 था, टोटल लेंथ 5 था, तो 1 मीटर में कितना मास हो गया, उसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। हर मीटर में कितना मास है उसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन। अब चेन सेम है तो मास पर यूनिट लेंथ भी सेम होगा। तो व्हाट विल बी M1 एंड व्हाट विल बी M2, M1 विल बी सिग्मा इनटू लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, कितना है L माइनस एक्स, करेक्ट। M2 सिग्मा इनटू एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ओके, क्या मिलेगा आपको, M1, व्हाट इज M1, सिग्मा L माइनस एक्स इक्वल टू म्यू एल M2 इज सिग्मा एक्स, कैंसल एंड कैंसल, ओके। तो व्हाट इज म्यू एल, आपको क्या चाहिए था वैसे, हाँ तो फिर L माइनस एक्स चाहिए ना, तो ठीक है, बताओ इसका क्या करेंगे, यहां तक तो आ गए। व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस, आपको परसेंटेज पूछा था, परसेंटेज, इसके बाद क्या करोगे, तो हो गया, आंसर तक तो आ गए। डिवाइड बाय एक्स, उससे क्या मिलेगा, डिवाइड बाय एक्स करने से क्या मिल जाएगा, डिवाइड बाय एक्स, तो L माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू म्यू एल, ठीक है। L बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू म्यू एल, ये भी ठीक है। तो L बाय एक्स
इक्वल टू, वो वहां भेज दो, म्यू एल प्लस वन, तो एल बाई एक्स इक्वल टू 0.25 प्लस वन, तो एल बाई एक्स इक्वल टू 1.25. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? क्या समझा इसमें से? यू टोल्ड मी टू डिवाइड, मैंने डिवाइड कर दिया, अब बताओ तुमको समझ में क्या आया इससे ऊपर? बहुत सिंपल है, इट्स टू सिंपल है। यू टोल्ड मी डिवाइड, ठीक है डिवाइड, आगे बताओ, आगे क्या, आगे क्या करेंगे? हाउ डू यू फाइंड आउट फ्रैक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन, 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 यहीं से फ्रैक्शन मिल जाएगा ना तुमको, फ्रैक्शन। व्हाट इज दिस? 4/5 ऑफ, ओके, 4/5, 1.25 इज 125/100, तो 100/125, ठीक है, तो 4/5 है, देन तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर x 4/5 ऑफ टोटल लेंथ है, 4/5 मतलब टेबल के ऊपर 4/5 लेंथ है, तो हैंगिंग कितना है? 1/5 कितना होता है? 0.2 फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज में कितना हो गया? 20% हो गया, तो 80% इज ऑन द टेबल, रिमेनिंग 20% इज हैंगिंग। ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म, राइट, करेक्ट। हाँ ओके, लेकिन इतना हमने करना नहीं है, एक अल्टरनेट मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है बेसिकली, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ लेंथ हैंगिंग ये निकालना है ना, इसको मैं नया नाम दे देता हूँ, इसको मैं एल डैश बोल देता हूँ, तो हियर ऑनवर्ड्स आई विल कॉल दिस एल डैश। तो मुझे अगर कितना लेंथ हैंगिंग है वो फाइंड करना है ना, एल डैश, तो एल डैश इज म्यू इनटू टोटल लेंथ अपॉन 1 प्लस म्यू। देखो सब्स्टिट्यूट करके देखो, व्हाट इज म्यू वैल्यू? 0.25, बराबर एल 1 प्लस 0.25, देखते हैं क्या आता है आंसर। आया तो ठीक, नहीं तो फॉर्मूला चेंज करेंगे। 0.25 अपॉन 1.25 आ गया, कितना है? 1/5, डन। 1/5 इज 0.2। तो ये जो इक्वेशन मैंने आपको दिया, ये जो फॉर्मूला आपको दिया, ये डायरेक्टली आपको हैंगिंग पार्ट का लेंथ बताता है। पहले मेथड में हमने क्या फाइंड किया? कितना पार्ट टेबल पे है, राइट, कितना पार्ट टेबल पे था? 4/5, तो हैंगिंग कितना है? 1/5। तो ये जो फॉर्मूला है दैट विल गिव यू डायरेक्टली द पार्ट विच इज हैंगिंग, लेंथ ऑफ द पार्ट विच इज हैंगिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी सिंपल है, अगर आपको थ्योरी याद होगा तो मैंने थ्योरी में ही कवर करवा के दिया है ये। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए of mass 2 किलोग्राम and table as shown in figure is 0.2. तो A और टेबल में coefficient of static friction is 0.2. What would be the maximum mass value of block B? तो B का maximum mass कितना हो सकता है, so that the two blocks do not move? The string and the pulley are assumed to be smooth and massless. String and pulley दोनों का मास नहीं है और दोनों में फ्रिक्शन भी नहीं है, स्मूथ है, ऐसा उसका मतलब होता है। थ्योरी में बताया मैंने ये नहीं, चलो कोई बात नहीं, वापस करवा देता हूँ। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका M2G, सही है, ये प्रोवाइड कर देगा टेंशन, यहाँ पे टेंशन है तो यहाँ पे भी टेंशन है, सेम टेंशन है क्योंकि वायर सेम है, और क्योंकि ए ब्लॉक भी मूव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है। तो वही सेम अप्रोच, टेंशन इज इक्वल टू M2G
but tension is also equal to force of static friction. So from 1 and 2, you will have M2G equal to Fs. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबको पता ही होता है, क्या होता है? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन किसका? पहले ऑब्जेक्ट का. सेकंड तो हैंगिंग है ना, तो दिस इज. और अगर आपको याद होगा तो यही फॉर्मूला मैंने बना के दिया था. मिनिमम मास हैंगिंग इज m2 इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ m1. ये हमने डिराइव किया है. म्यू की वैल्यू 0.2 है, m1 की वैल्यू 20 है. हाउ मच इज दिस? कितना हो गया ना? यही तो फाइंड करना है ना आपको. और 2 kg. ओके, ठीक है, फिर बताओ आंसर. 0.4. ठीक है, 0.4 ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल. कंपोनेंट्स और आंसर ऑलरेडी आपके पास है, so I want you to tell me how to solve. पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो. बॉडी ऑफ मास m is at rest on horizontal surface. Coefficient of friction between body and surface is mu. If the mass is pulled, मैंने कल ही बताया था, mass is pulled, W sin theta upon cos of alpha minus theta. वो याद होगा तो गुड. If the mass is pulled by a force P as shown in figure, the limiting friction, यहाँ तो limiting friction पूछा है आपको. Limiting friction between body and surface will be. तो आपको pulling force P पूछा ही नहीं है, आपको limiting friction पूछा है. So they are asking you what is the force of limiting friction. क्या करेंगे? आंसर भी है ऑप्शन नंबर सी. बताओ क्या करोगे? और कंपोनेंट्स भी करके रखे हैं. What will you do? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इनटू आर. देखो म्यू बाहर है म्यू. यस, सिर्फ क्या चाहिए तुमको? आर. और दिख रहा है आर क्या आएगा? क्या आएगा? ऊपर कौन से दो फोर्सेस है? P sin 30 प्लस आर. नीचे क्या है? mg. तो P sin 30 प्लस आर इक्वल टू mg. तो आर कितना आ गया? mg माइनस P sin 30. sin 30 इज व्हाट? तो mg माइनस P by 2. ये सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया क्वेश्चन का. तो हम डन. तो फ्रॉम 1 and 2 f इक्वल टू म्यू आर. आर क्या आया? mg माइनस p by 2. तो है ऑप्शन नंबर सी है. खत्म. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो एक दो क्वेश्चन और ऐसे आएंगे जिसमें आंसर इज ऑलरेडी मार्क्ड, बट यू नीड टू टेल मी मेथड. शायद अगला क्वेश्चन ही हो सकता है. A uniform metal chain is placed on a rough table such that one end of the chain hangs down over the edge of the table. When 1/3 of its length hangs over the edge, the chain starts sliding. So 1/3 is hanging, 2/3 on the table. Coefficient of static friction is. फटाफट 30 seconds है आपके पास, जल्दी बताओ. अभी मेरे को यहाँ बताओ, what was the formula for फ्रैक्शन ऑफ, क्या था ये? म्यू इनटू टोटल लेंथ अपॉन, और एल डैश कितना बोला है? 1/3. 1/3 किसका? टोटल लेंथ का. तो एल डैश कितना है? L/3 है कि नहीं? एल डैश L/3. 1/3 किसका होगा? टोटल लेंथ का होगा. तो एल डैश क्या है? L/3. तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 क्या आएगा? L/3 इक्वल टू म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू. एल कैंसल हो गया. वेरी गुड. तो सॉल्व कर लो इसको. 1 प्लस म्यू इक्वल टू 3 म्यू हो गया. तो 2 म्यू इक्वल टू 1. तो म्यू इक्वल टू 1/2. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिया, फिर भी मुझे आंसर आपसे चाहिए. और 20 kilogram block is initially at rest on a horizontal rough surface.
a horizontal force of 75 न्यूटन is required to set the block in motion. मतलब क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो डायरेक्टली लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी आपको 75 न्यूटन. आफ्टर इट इज इन मोशन, बॉडी मूव होना स्टार्ट हो गया, horizontal force of 60 न्यूटन is required to keep the block moving with constant speed. मतलब क्या? Kinetic friction. Okay. The coefficient of static friction is. So find out what is coefficient of static friction. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बोला है, जरूरत ही नहीं है. 20 किलोग्राम बता दिया आपको ब्लॉक का मास है, आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन बता दिया 75 न्यूटन है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 75 न्यूटन है, और आप सबको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एम जी होता है ना. यस. क्या फाइंड करना है? म्यू. हो गया 75 बाई एम जी. एम की वैल्यू 20 है, 20 है ना. जी की वैल्यू आप 9.8 लेना, लेकिन कैलकुलेशंस के लिए रफली 10 ले लो, समझ में आ जाएगा क्यों. 75 अपॉन कितना आएगा? 3/8. 3/8. व्हाट इज 3/8? व्हाट इज 3/4? अरे 0.75 होता है. तो ये 3/8 आ गया. दिस इज 3/8. 25 3 जा और 8 जा. 3/8 को क्या लिखोगे? ऐसा लिखोगे क्या? यस. 3/4 कितना होता है? 0.75. 0.75 का हाफ कितना होता है? 0.375. 0.375 हो गया आंसर. 0.38 खत्म. So that is the end of friction. There are 2 to 3 more questions that I will upload in the file. So that will be assignment for you. छोटे छोटे क्वेश्चंस है, सिंपल वाले क्वेश्चंस है, आप कर लोगे. तो 2-3 क्वेश्चंस ही है. So that's the end of friction.